यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि आप उन पहाड़ियों को रूबरू देखेंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि कोई आदमी एक रात में इसको ऊपर चढ़ गया और वो भी दुश्मन की गोलियों के अगेंस्ट चढ़ा और वहां के दुश्मन जो जाके मारा भी और कैप्चर भी किया, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों की जो जज्बा था, जो स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस थी, जो कंट्री के लिए एक अभूतपूर्व एक मिसाल है, जो कई कई सदियों तक जो ज्वलित रहेगी। इसके अलावा मैं एक छोटा सा एक ट्रिब्यूट अपने कुछ अखनूर के भाइयों को देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले साल इसी दिन, इसी कारगिल दिवस पर मैं उनके साथ एक फंक्शन में शामिल था और वहां पे उनकी एक कारगिल पोर्टर्स एसोसिएशन है। ये सिविलियंस थे जिन्होंने कारगिल में पोर्टर्स का काम किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पोर्टर्स का काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सैनिक का आगे है। सैनिक को उसकी रसद मिलती रहे, उसका एम्युनिशन मिलता रहे, उसकी सप्लाईज मिलती रहे, वो सब पोर्टर्स का काम है। यदि पोर्टर्स वो काम नहीं करते, क्योंकि वहां गाड़ियां नहीं जा सकती उन पहाड़ियों पे, अगर पोर्टर्स नहीं करते तो वो भी आगे लड़ नहीं सकते थे। तो इनकी एक अभूतपूर्व एक इनकी कंट्रीब्यूशन थी, साहसी कंट्रीब्यूशन थी, एक देश के लिए मिसाल थी, जो ये मेरे बहुत सारे भाई अखनूर में हैं जिनसे मैं मिला था। अभी इतना मैं कारगिल के शहीदों को नमन करने के बाद जो हम अभी बात करेंगे हिमालय के शंखनाद की। ये जो शंखनाद की बात है, ये मैं कुछ 3-4 भागों में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो चाइना की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है। चाइना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे, माओ ज़ेडुंग की लीडरशिप के नीचे जब वो वजूद में आया, तो वो चाइना क्या था और उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई जो आज शी जिनपिंग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे ये बताऊंगा कि चाइना ने जो अपनी ना ओनली के ये हिमालयस की, उसने जो वर्ल्ड ओवर स्ट्रेटजी बना के अपने आप को आगे निकालने की कोशिश की है बाय अपने OBOR यानी कि वन बॉर्डर वन रोड या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के प्लान के माध्यम से, तो उसने क्या क्या किया है। उसके बाद फिर चूंकि समय का अभाव है, इसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि चाइना इंडिया के अगेंस्ट आज की डेट में क्या कर सकता है, और उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे कि उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन जो है, जो पिछले इस साल जनवरी में जब जम्मू में ऐसा ही सम्मेलन हुआ था, तो मेरी जो इंद्रेश जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि पाकिस्तान के हम उसकी डिसमेंबरमेंट कैसे कर सकते हैं, उनकी फॉल्ट लाइंस क्या हैं। मैं इंद्रेश जी आज बात करूंगा चाइना की फॉल्ट लाइंस क्या है। चाइना को भी हम डिसमेंबर कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिटिकल विल हो और हम सही तरीके करें। तो इनके साथ मैं अभी पहले आता हूं, चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी वो ये है कि हिमालय जो हमने आज हम बचपन से जो हम गाने सुनते आ रहे थे, किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि हिमालय हमारा उत्तरी प्रहरी है, यानी कि उत्तर की तरफ से भारत एक प्रोटेक्टेड था। तो ये जो हिमालय पामीर नॉर्थ से शुरू होता है, जो अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में है, और उसके बाद नीचे से हिमालयन रेंज शुरू होती है, बीच में हिंदू कुश आते हैं, क्यूनलंस आते हैं, और ये सब कुछ म्यांमार तक जाती है। तो इंडिया के नॉर्दर्न जो बॉर्डर थे, ये सारे कवर्ड थे। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर तो कभी था ही नहीं। ये तो चाइना ने 1951 में जो तिब्बत को एनेक्स किया, तो वो चाइना ने तिब्बत को अपना कंट्री बोला, तो उससे बॉर्डर क्रिएट हुआ। अब चाइनीज कहते हैं कि ये हमारी हद यहां तक है। चाइना के जो लोग हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि मुझे ये बताइए, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बनी थी तो ये क्या थी? क्या ये एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया था क्या? ये चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के उस वक्त जो शासक थे 17वीं सदी में या 18वीं सदी में, तो उन्होंने बनाई थी प्रोटेक्शन के लिए चाइना की। इसका मतलब जो चाइना का जो बॉर्डर था वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नॉर्थ में था। तो ये हिमालयन रीजन विच इज प्राइमरली तिब्बतन रीजन चाइना को कहां से हो गया? ये तो 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, तो इसलिए वो चाइना का इंडिया के साथ बॉर्डर बना। तिब्बतन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो हान्स नहीं है। तो फिर चाइना का क्या क्लेम है कि हमारे साथ उसका बॉर्डर है? चलो वो बॉर्डर उसने एनेक्सेशन कर ली। अब उसने पॉलिसी जो स्टार्ट करी है वो है वो पॉलिसी उसने माओ ज़ेडुंग ने जो शुरू करी थी, उसने इसको बोला था रोल ऑन एनेक्सेशन, कि धीरे धीरे करके रोल ऑन करते करते आप आगे बढ़ते जाइए और एनेक्स करते जाइए। और जब आपका वार्तालाप शुरू हो, जब एनेक्सेशन का वार्तालाप शुरू हो, तो उसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी है चाइना की। चाइना कहता है कि जो हिस्सा मेरा है,
या जिसको मैं अपना समझता हूं वो तो मेरा है ही है, पर जिसको तुम अपना समझते हो या जो तुम्हारा है उसको हम नेगोशिएट करेंगे कैसे करना है। आई मीन इट्स अ वेरी फनी काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है कि धीरे धीरे जाकर पकड़ते जाओ। तो इस तरह से चाइना ने हिमालय को नॉर्थ में पहले तुर्किस्तान को पकड़ा, जिसको आजकल वो सिंकियांग प्रोविंस कहते हैं, फिर तिब्बत को पकड़ा, वो हमारे नॉर्थ में आए, फिर उसके बाद वो नीचे चलते गए और म्यांमार तक जाकर के अपनी सारी पैठ बना ली है, साउथ यूनान को पकड़ के एंड में उसने पैठ बना ली है। परंतु उनकी क्या पॉलिसी है? पॉलिसी बड़ी क्लियर है। माओ ज़ेडंग ने बोला था कि तिब्बत इज लाइक ए पाम, ये एक पंजा है और उसके और 5 उंगलियां हैं जो हमारी हैं। पहली उंगली शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश से, सेकंड आती है सिक्किम, तीसरी आती है नेपाल और चौथी आती है लद्दाख, और इस तरह से बीच में आई थिंक एक मैं भूटान छोड़ गया। तो अरुणाचल, भूटान, सिक्किम, नेपाल एंड लद्दाख, तो ये सब जो 5 उंगलियां हैं ये सब तिब्बतन रीजन है, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है, जिसको चाइना ने आज कर लिया है। और अक्साई चिन में सारे बुद्धिस्ट हैं, कोई हान नहीं है। तो फिर इसका ये क्या बनता है? तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो पामीर नाट से लेकर के अपने हमारे म्यांमार तक जाती है। अभी हम आते हैं ईस्टर्न लद्दाख में। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अगर चाइना ने इंकर्शन करनी थी, पहले उसने हमें डोकलाम में टेस्ट किया, उसके पहले उसने हमें सिक्किम में टेस्ट किया था, तो कई बार किया था, और आज वो आकर के ईस्टर्न लद्दाख में आके क्यों हमारे को कर रहा है? रीजन दिया जा रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खुद तो चाइना ने 3000-4000 किलोमीटर हाईवेज, रेलवेज और एयरफील्ड बना ली हैं। तो हमारी 250 किलोमीटर की एक रोड बनने से उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी अगर आज मैं चाहता था, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपको नक्शा शेयर करता यहाँ पे, तो बट मोटे तौर पे ये मैं बता दूं कि ये जो रोड है ये डेमचुक, श्योक और दौलतबाग ओल्डी तक जाती है। अब दौलतबाग ओल्डी जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का, अक्साई चिन का, जिसका काफी हिस्सा जो 48,000 स्क्वायर किलोमीटर है वो चाइना ने ऑलरेडी एनेक्स कर रखा है। अभी डेप्संग वैली के इमीडिएटली नॉर्थ में K2 पीक आती है, काराकोरम पास आता है, और उसके ऊपर जो रीजन है वहां पे चाइना की जो वेस्टर्न हाईवे है वो तिब्बत को जो सिंकियांग से या मेनलैंड चाइना से जोड़ती है वो वहां से गुजरती है। अगर दौलतबाग ओल्डी का एरिया हमारे पास रहता है तो हम उस पर्टिकुलर हाईवे को डोमिनेट कर सकते हैं बाई एयर रिसोर्सेज। तो किसी जमाने में ये एक ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होती थी, परंतु अभी हमने वहां पे अपने बड़े हवाई जहाज लैंड करने शुरू कर दिए हैं, जैसे हमारे C-17 ग्लोब मास्टर हैं, या हमारे ILs हैं, या फिर हमारे C-130 हैं, जिसमें हम वहां पे फोर्सेस को बड़ी जल्दी एक बड़े कम टाइम में मोबिलाइज कर सकते हैं। और रोड बन जाने की वजह से एंटायर एरिया जो हमारा पेंगोंगसोंग लेक से शुरू होता है और डेप्सांग वैली तक जाता है, जितनी भी हमारी चौकियां हैं, जितनी भी हमारी पोस्ट हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो ITBP की हो, वो इजीली मेंटेनेबल हैं और इजीली रीइंफोर्सेबल हैं और इजीली उनको डिप्लॉयबल है। तो वो चाइना को एक प्रॉब्लम तो ये है कि क्योंकि हमने पहले क्या होता था कि अगर हमने जाना होता था ओल्ड दौलतबाग ओल्डी में तो हमको सेसर रिज को क्रॉस करना पड़ता था, और सेसर रिज में इतनी यानी कि इनहैबिटेबल रिज है जिसको क्रॉस करने में 3 से 7 दिन लगते थे पैदल, और रोड वहां आज तक नहीं बन पाई क्योंकि वहां बनाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम डोमिनेट करते हैं तो आगे जो हमारा जो एरिया हमारे पास है, आगे हमारा जो सियाचिन है, हम उस सियाचिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी ऑनस्लॉट। उसके आगे हमारा आता है गिलगित बाल्टिस्तान, जहां से चाइना की सीपेक की हाईवे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि काशगर से शुरू होता है और खुंजरे पास के ऊपर से क्रॉस करके वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आता है, और फिर वो नीचे जाता है वेस्टवर्ड्स टुवर्ड्स द पोर्ट ऑफ ग्वादर। तो ये जो 2 मेजर आर्टरीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इसलिए चाइना ने यहाँ आके गलवान में आके जो किया वो किया। और मगर यहाँ पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वक्त हमारी डिस्पाइट जो बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं मार्केट में कि चाइना की मिलिट्री बहुत बड़ी है, उसके पास इतने जहाज हैं, इतनी सबमरीन हैं, इतनी शिप्स हैं, ये है वो है, मेरे को ये बात आपको बताऊं फ्रॉम फौजी तरीके से मैं आपको नटशेल में बताऊंगा कि जो भी फोर्स होती है उस पॉइंट पे उसकी एप्लीकेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए। उस टेरेन में उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे आप कितना लगा सकते हो वही आप लगा सकते हैं, चाहे आपके पास जो मर्जी हो।
उसके अलावा हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं या एयर फोर्सेस हैं या नेवल फोर्सेस हैं, वो सब तैयार हैं और वो इस वक्त पोजीशन ऑफ एडवांटेज में हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। और ये अगर डिटेल में अगर चाहें तो मैं आपको किसी और टाइम पे एनालिसिस करके बता सकता हूं कि हम किसी भी तरीके से 19 नहीं है, कहीं कहीं पे शायद 21 भी हो सकते हैं। यस, चाइना के पास टेक्नोलॉजिकल एज है, चाइना के पास नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एज है, परंतु अल्टीमेटली जो बैटलफील्ड होती है वहां पे इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। और हमारे जो मेन हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो एंशिएंट टाइम से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और मॉडर्न टाइम में चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 थी, 2 थी या कंटेम्प्रेरी ऑपरेशन थे, यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन है, सब जगह उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और आज सिचुएशन ये है कि चाइना की गवर्नमेंट और चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं, आज से 1.5 महीना पहले उनका एक बयान आया था कि उन्होंने खुद माना था कि माउंटेन वॉरफेयर में वर्ल्ड के में अगर कोई बेस्ट है तो वो इंडियन सोल्जर्स हैं। दे आर लेड बाय द इंडियन ऑफिसर्स फ्रॉम द फ्रंट। यंग ऑफिसर्स जो हमारे देशवासी हैं, जो यंग ऑफिसर बनते हैं, उन्होंने एक अभूतपूर्व मिसालें कायम करी हैं। दे लीड द मेन फ्रॉम द फ्रंट एंड दे आर सेकंड टू नन। एंड एज फार एज द माउंटेन वॉरफेयर इज कंसर्न्ड, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है हाई ऑल्टीट्यूड्स में लड़ने का, सीएचएन में लड़ने का, या हमने जो कुछ 62 में भी सीखा था, वो आज हमारा एक्सपीरियंस है। एंड वी विल नेवर बी एबल टू बी फॉल्टरिंग ऑन दिस। ओके, इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं कि चाइना ने जो इस हिमालयन शंखनाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत कुछ की तरीके किए हैं। सबसे पहले वो कहता है उन्होंने सिल्क रूट्स बनाए हैं, चाइना टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप, वो उसको सिल्क रूट मानता है। मैं यहां पे एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये चाइना को पूछना होगा कि आप इसको सिल्क रूट क्यों बोल रहे हैं। सिल्क रूट अगर आपको मालूम है, वो हिंदुस्तान में पाटलिपुत्र से शुरू होता था और वह अफगानिस्तान तक जाता था, वो एक्चुअल सिल्क रूट है। तो जिसको हमें बताना है चाइना को कि सिल्क रूट ये है, वो नहीं जो आप बोल रहे हो। उसके अलावा चाइना ने जो कुछ भी इस दुनिया में किया है, एक जो अपना BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव किया है, उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया है, पहले तो उन्होंने अपना इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ एनेक्सेशन दिखाई हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, इंडियन ओशन हो, या पाकिस्तान हो, या अब ईरान में जा रहा हो। तो सेकेंडली उन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म किया है, क्योंकि उनके पास पैसे थे, पैसों की मदद से उन्होंने कंट्रीज को लोन्स दिए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और जबकि वो कंट्री उनको वापस नहीं कर सकते थे तो उन्होंने उनकी टेरिटरी एनेक्स करनी शुरू कर दी है। कहते हैं 99 ईयर लीज पे ले रहे हैं, बट इज एक्चुअली एनेक्सेशन एंड यूजिंग फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। अब इन्हीं चीजों को मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। साउथ चाइना सी में उसने चाइना सी को उसने एक चाइना लेक बना दिया है, उसके अंदर स्पाटली आइलैंड से आपके गल्फ ऑफ टोंकिन है, शालबरो रीफ है, या फिर आपके पैरासेल आइलैंड्स हैं, ये सब उन्होंने जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिए हैं। और हालांकि फिलीपींस वाले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए थे और वहां पे फिलीपींस ने केस जीता, पर चाइना ने उस इंटरनेशनल बॉडी की अनदेखी कर दी, उनका डिसीजन आज तक नहीं माना। जितनी रीफ्स हैं साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में, उसने सबको रिक्लेम करके वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करके अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं, वहां पे एयरफील्ड्स बना लिए हैं, नेवल रिसोर्सेज तैनात कर दिए हैं, ताकि वो जो साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, और वो यूएन की जो CLOS दैट इज क्लॉज ऑन लैंड ऑफ ऑन सीज का जो एग्रीमेंट है, उसको मानने से इनकार कर दिया है, और ये सब उसने एनेक्सेशन कर ली है। सो मच सो इवन जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड्स को भी उसने नहीं छोड़ा है, जापान के साथ भी उसने 1-to-1 कॉन्फ्रेंटेशन कर ली है और इस सारे को पकड़ लिया है बाय इट्स पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इसलिए वो जो आज आप सुन रहे हैं अमेरिका आ रहा है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आ रहा है, या जापानीज फोर्सेस आ रही हैं, या ऑस्ट्रेलियन आ रही हैं, या इवन इंडियन जा रही हैं क्वाड के इनिशिएटिव में। उसके बाद अगर हम नीचे इंडियन ओशन में आते हैं, राइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मोज, करेक्शन, स्टेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट, जो कि एक एंट्री पॉइंट है साउथ चाइना सी के अंदर, वहां से लेकर के चाइना ने अपने इकोनॉमिक टेररिज्म से या कुछ अपने नेवल रिसोर्सेज, पनडुब्बियां, सबमरीन्स फ्री में दे करके कंट्रीज लाइक थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिर मालदीव्स, या फिर ओमान और इवन जिबौती, तो यहां पे आपने बेसिस बना लिए हैं, जिसको आप अपनी भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक किस्म का इकोनॉमिक टेररिज्म है टू एनेक्स। जैसे श्रीलंका में हम्बनतोता उसने ऑलरेडी ले लिया है,
और ग्वादर और ये सीपैक जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान विली निली आज ऑटोमेटिकली चाइना की वैसल स्टेट बन चुका है। हमें अभी और बनने की जरूरत नहीं है, बन चुका है। बहुत सारा एक अगेन पूरा सब्जेक्ट है, किसी और टाइम पे मैं आपको बता सकता हूं। उसके अलावा जो कंट्रीज मॉलडीव्स थे, लकीली मॉलडीव्स की जो गवर्नमेंट चेंज हो गई और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो अभी ये सारे कंट्रीज जो हैं, देयर आर 74 कंट्रीज जो इस BRI का पोर्शन है, इंक्लूडिंग इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने इनके अगेंस्ट रोष प्रकट करना शुरू कर दिया है। और इस 77 में 40 कंट्रीज तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डेट सर्विसिंग के ऊपर डिफॉल्ट्स करने शुरू कर दिए हैं। उनके पास पैसा नहीं है इनको वापस देने के लिए, क्योंकि चाइना ने जब अपने प्रोजेक्ट शुरू किए तो उन्होंने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर दैट कंट्री के लिए नहीं किए थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए किए थे। तो जब वहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट है नहीं, पैसा कहां से आएगा और चाइना को वापस कैसे करेंगे? तो उन लोगों ने चाइना से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है कि आप हमारा लोन माफ कीजिए। और चाइना बहुत ही शातिर किस्म का कंट्री है, इसने बोला लोन मैं माफ नहीं करूंगा, डेफर करूंगा। क्योंकि जब डेफर भी करेगा तो कंट्री की लायबिलिटी रहेगी, और जब लायबिलिटी रहेगी, आज नहीं तो कल वो कंट्री श्रीलंका की तरह आके हाथ जोड़ेगा कि अब हम तोता में जो कुछ है वहां पे कमर्शियली तो कुछ आ नहीं रहा, रेवेन्यू तो है नहीं, तो आप इसको लीज पे ले लीजिए अपने कंट्रोल में। तो इस किस्म की जो पॉलिसी है वो चाइना यहाँ यूज कर रहा है। अब यहाँ इंडियन ओशन में जो एक बहुत कम लोगों को बात पता है, इंडिया की जो नेवी है, हमारी जो क्वेस्ट है फॉर ए ब्लू वाटर नेवी, यानी कि लॉन्गर रीच के लिए, वो हमने शुरू कर दी है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन आनी शुरू हो गई हैं, बट हम लोग ब्राउन वाटर नेवी से ब्लू वाटर नेवी बनने की क्वेस्ट में हैं। पर यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे चाइना का 75% ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। तो अगर हम इसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो इसकी चौड़ाई केवल 5 किलोमीटर है, हम उसको बड़ी आसानी से रोक सकते हैं अपने किसी न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय करने के बाद। तो यहाँ पे उसके अलावा जो चीज पब्लिक डोमेन में ज्यादा नहीं मालूम है, इंडिया ने यहाँ पे, आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोला, तो इंडिया ने एक फ्लावर ऑफ स्ट्रिंग्स बना लिया है। यानी कि अपनी लिसनिंग पोस्ट या अपनी एयरफील्ड्स जो किसी दूसरे कंट्री में चलती हैं, हमने बनाई हैं, और वहां से हमारे नेवल एसेट्स जो हैं, इंटेलिजेंस एसेट्स हैं, डिप्लॉयड हैं। तो ऐसे कुछ नाम मैं आपको लूंगा, जैसे सेशेल्स में है, अजम्पशन आइलैंड्स है, फिर उसके बाद आपके मेडागास्कर में आती हैं, देन इज योर मोल्डिव में है, देन फ्रेंडशिप आइलैंड्स हैं, अगलिगा आइलैंड्स हैं, उसके बाद दिगो गार्सिया जो अमेरिका का बेस है वहां पे है, फिर उसके बाद हमारी कावरती में है, अंडमान में हमारे पास अंडमान निकोबार कमांड है। तो ये सब चीजें हमारी भी पूरी की पूरी तैयारी है, हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास हमने P8I जो एक हंटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, वो रेकी भी करते हैं, रिकॉनेसेंस भी करते हैं, और उसके बाद वो उनके पास सबमरीन्स को अंडर वाटर मारने की भी क्षमता है। उसके अलावा नेवी के अंदर हमारे एसेट्स हैं। किसी भी एक टाइम पे कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 15-20 शिप्स हैं, वो हाई सीज में रहते हैं, अपने जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी पेट्रोलिंग करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन दिलाते हैं। प्लस अगर कोई पायरेसी की प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे अफ्रीकन कोस्ट के पास, उनकी भी करते हैं। तो जहां तक हमारी सिक्योरिटी की बात है, वी आर वेल कवर्ड, हमें इसमें किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये देखिए, ऊपर से उसने हिमालय के ऊपर शुरू कर दिया अपना, उसके बाद ईस्ट में साउथ चाइना सी आ गया, साउथ में उसने इंडियन ओशन पकड़ लिया। अभी नया चाइना ने क्या ड्रामा शुरू किया है कि ईरान के साथ अपनी एक सांठगांठ शुरू कर दी है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक अपना ट्राइलैटरल बनाया है, ताकि सेंट्रल एशिया को हम जो डायरेक्टली इंडियन ओशन में, पर्शियन गल्फ में या ग्वादर के ऊपर जो उसके फर्दर वेस्ट में, उसको भी करें। तो परंतु ईरानियंस इतने कच्चे नहीं हैं, पर उन्होंने, चाइना ने नेवरदलेस अपनी कोशिश शुरू कर दी है ताकि सीपैक के अलावा एक और सेंट्रल एशिया से भी एक इंडियन ओशन में एक रूट डेवलप हो सके। तो ये सब चलाकियां या फिर शातिराना तरीके या बदमाशियां चाइना कर रहा है, सिर्फ अपनी हेजमनी जमाने के लिए, ताकि वो वर्ल्ड में नंबर 1 बने, एशिया में नंबर 1 बने। परंतु हिंदुस्तान आज वो 1962 का वो पुश ओवर नहीं है कि चाइना को ये सब करने की इजाजत देगा। परंतु आज जब हमारे यहाँ पे स्टैंड ऑफ हो रखा है ईस्टर्न लद्दाख में, हालांकि कल जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई है उसमें फिर कुछ क्लैरिटीज हुई हैं, लगता है कि चाइना को समझ में आ गया है कि जो उसने इंडिया के बारे में सोचा था वो नहीं होगा, और वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो सारा एंटी चाइना बन चुका है।
एक्सेप्ट द कंट्रीज जो उसके साथ BRI में हैं। जैसे हांगकांग का एक सिक्योरिटी लॉ बड़ा कंट्रोवर्शियल अभी पास हुआ है कुछ 2-3 हफ्ते पहले, उसमें वो जो 40 कंट्री थे जो इनके डेट से पीड़ित हैं, उन्होंने चाइना के फेवर में वोट दिया था। तो उसके अलावा जो चाइना अगेंस्ट लाइक जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसमें स्पेशली जैसे मान लीजिए इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, फिर उसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे आपके नाइजीरिया है, रोडेशिया है, इथियोपिया है, फिर उसके बाद साफ कंट्रीज हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरह से जापान है। तो ये सारी एक किस्म की एक बंदिश चाइना के आसपास बन गई है। तो शायद उसकी वजह से चाइना ने बैकडाउन करने को मान लिया है फॉर द टाइम बीइंग। परंतु यदि हम ये 3,488 किलोमीटर की जो LAC है या 4,057 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है सो कॉल्ड विद तिब्बत, जिसको चाइना वो खुद क्लेम कर रहा है, अगर इसका हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो चाइना यहाँ पे हमको बार बार प्रिक करेगा। इसके अलावा हमारे जितने भी इंडियन ओशन में ऑफशोर एसेट्स हैं, चाहे वो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, चाहे हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जो कि बिल्कुल कोस्ट के ऊपर हैं ऑल अलोंग इन द सदर्न पेनिनसुला, ये सब चाइना के ड्रोन अटैक्स के से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पाकिस्तान की मदद से चाइना पाकिस्तान को इतने सारे ड्रोन्स किस लिए दे रहा है? ये भी एक जो ड्रोन अटैक जो आज से कुछ महीने पहले अरामको की फैसिलिटी के ऊपर ईरान द्वारा करवाया गया था यमन रिबेल हुतियों के द्वारा, उस किस्म का अटैक पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। उसके अलावा LAC के ऊपर ऐसे पिन प्रिक्स, जैसे उसने अभी भूटान को भी फिंगर करना शुरू कर दिया है, ईस्टर्न भूटान में जहां पे कभी भी कोई डिस्प्यूट कभी था ही नहीं, शेकटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसने वहां शुरू कर दिया है। ऐसे ही वो कुछ और भी जगह पे कर सकता है। तो ये मिलिटरीली चाइना हमारे अगेंस्ट ये कर सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पे आज की डेट में $52 बिलियन का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे फेवर में है। हमने चाइना अगर वो कुछ करता है तो हम उसको हटा लेंगे, परंतु हमारे भी कुछ जो इकोनॉमिक एसेट्स है उनको भी हिट हो सकता है। जैसे हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसका मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना से आता है। उसके बाद हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल चाइना से आता है। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल चाइना से आता है। परंतु हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना को स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग शुरू कर दी है और ठीक तरीके से की है और बिल्कुल करेक्ट मेजर में की है। तो उस तरीके से चाइना को एक मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमें चाहिए, जैसे चाइना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का यूज करता है वर्ल्ड ओवर, वैसे ही हमारी जितने भी मिशन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में इंडिया की पोजीशन की डेली ब्रीफिंग करने चाहिए। अगर वो वुल्फ वॉरियर का तरीका इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें पॉलिटिकल मेजर्स, मैं एंड में बात करूंगा बिकॉज वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे मिलिट्री डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मेजर्स पे हम करें। फिर हमने जो लड़ाई की हम बात करते हैं, आपने काफी समय सुना होगा कि हम टू फ्रंट वॉर करते हैं, कुछ लोग 2.5 फ्रंट की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं 2 फ्रंट प्लस हाफ फ्रंट प्लस हाफ फ्रंट। 2 फ्रंट एक चाइना का है, एक दूसरा पाकिस्तान का है। पहला हाफ टेररिज्म इन J&K है, जिसके भी हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, और उसके बाद अगला हाफ जो है वो हमारे बुद्धिजीवियों का है। चाइना ने ऑलरेडी हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में, हमारी डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट में, हमारी ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में, थिंक टैंक्स में, एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट में अपनी पैठ बना ली है। इसीलिए जब आज मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत में कोई चाइना के अगेंस्ट कदम उठाते हैं तो 50 लोग उनके अगेंस्ट बोलते हैं। अगर आप अर्नब गोस्वामी के टीवी पे चैनल पे रात को 9 बजे बैठे तो आपको ऐसे ऐसे आर्गुमेंट लोग देते हैं चाइना के फेवर में अगेंस्ट इंडिया कि आपको सुन के शर्म आएगी। तो ये वो हाफ है, तो 2 प्लस हाफ प्लस हाफ। तो हमें ये जो लास्ट वाला हाफ है सबसे ज्यादा इससे खबरदार रहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेजिंग ये हाफ है। टेररिज्म हम कंट्रोल कर सकते हैं, पाकिस्तान को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई किसी गिनती में नहीं आता। चाइना के साथ हम आई टू आई मैच कर सकते हैं, पर ये हाफ है, ये एक छुपा रुस्तम है, ये वही जयतंज हैं, ये वही मीर जाफर हैं जो हमारे कंट्री में पिछले सदियों से चले आ रहे हैं। तो इसके बारे में हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो फाइनली अभी जो पॉलिटिकल बात में मैं आता हूं, यहां पे वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल recognize and formalize that China is an enemy. चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई
हिंदी पंचशील एग्रीमेंट और हर बारी मोदी जी का हाथ बढ़ाना या मनमोहन सिंह का हाथ बढ़ाना या वाजपेयी जी का हाथ बढ़ाना बहुत हो गया। चाइना ने आज तक कोई भी दोस्ती नहीं निभाई है। अगर चाइना को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिली इंडिया की रिकमेंडेशन पे, अगर चाइना को जो कुछ भी किया इंडिया ने हर जगह सपोर्ट किया। इंडिया ने चाइना की पोजीशन तिब्बत में मानी, इंडिया ने चाइना की पोजीशन ताइवान में मानी। अब ये बंद करिए, चाइना को बोलिए यू आर द नंबर 1 एनिमी ऑफ अस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हिट चाइना वेयर इट हर्ट्स हिम द मोस्ट। सबसे पहले हांगकांग में अगर उसको हर्ट करता है वी मस्ट हर्ट हिम। ताइवान में हर्ट करता है वी मस्ट हर्ट हिम। उसके अलावा जो भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसेस होते हैं, चाइना ने हमें रोका न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में आने के लिए, चाइना ने हमें रोका मिसाइल कंट्रोल ट्रीटी रजीम में आने के लिए, चाइना ने हमारी कहीं मदद नहीं करी। तो हम आज तक ढूंढते हैं फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान, हम बोलते हैं सिंध, बलोचिस्तान वगैरह वगैरह। अभी यहां पे मैं बताता हूं, चाइना इतना बड़ा कंट्री जो आपके सामने नक्शा है, आई होप मैं नक्शा आपको दिखा सकता, बट आप इसको विजुअलाइज करिए। चाइना के नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट चाइना सी पे जापान के सामने क्या है? मंचूरिया। मंचूरिया बिकेम चाइनाज पार्ट ओनली इन 1911। उसके बाद नॉर्थ में आइए, साउथ मंगोलिया। मंगोलिया आज भी बोलता है कि साउथ मंगोलिया उसका कंट्री है, चाइना ने उसको एनेक्स कर रखा है। उसके बाद ईस्ट में आइए, तुर्किस्तान, जो कि किसी जमाने में रशिया का पोर्शन हुआ करता था, चाइना ने उसको भी एनेक्स किया था इस पिछली सदी की शुरू में। वो भी, जिसको आज जिनजियांग प्रोविंस कहा जाता है, वो भी चाइना का हिस्सा नहीं है। तिब्बत जो तो हम जानते हैं वो तो 1951 में आया। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट में आइए, म्यांमार के ऊपर आपके अरुणाचल के साथ, वहां पे जो साउथ यूनान का पोर्शन है इंडो चाइना के ऊपर, वो भी चाइना का हिस्सा नहीं था। तो ये फॉल्ट लाइन तो चाइना में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, मगर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि चाइना की जो 95% पॉपुलेशन है वो हान्स की है, माइनस तिब्बत एंड तुर्किस्तान, मंगोलियंस एंड मंगोलियंस। और हान्स ने आज तक अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी भी रिवोल्ट नहीं किया। हान्स ने आज तक सब कुछ एज ए पीसफुल लोग रहे हैं, यूनिटी चलते हैं। हमारे पास आई थिंक किसी का इको कर रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है ये ठीक हो। आज तक जो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने चाइना को एक बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा हुआ था और आज भी रखा हुआ है। अगर ये भी एक सब्जेक्ट है, अगर आप मेरे को टाइम दें किसी और टाइम, तो चाइना में क्या कंट्रोल्स हैं सिविलियंस को कंट्रोल करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। आज क्या हुआ है, कोविड के आने से जो चाइना ने दुनिया से छुपाया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि चाइना में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, और उन कैजुअलिटीज का जो डिस्पोजल था, जब आदमी मर गया तो उसके अंदर उनके पास जो शमशान घाट थे या क्रेमेटोरियम थे या ग्रेवयार्ड थे, वो कम पड़ गए। उन्होंने खड्डे खोद के लाशों को एन मास दबाया है, जिसके लिए एक चाइना की बहुत बड़ी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रोष है कि आपके घर में अगर आपका कोई चाहने वाला, उसकी डेथ हो गई है, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको विदा करते हैं रिस्पेक्टफुली। चाइना ने जैसे एक बार बर्ड फ्लू हुआ था तो बर्ड्स को कल किया था, उसी तरह से लाशों को कल किया है। तो ये एक कम्युनिटी है जो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत रोष में है। इसके साथ में अगर आपको याद हो, तियाननमेन स्क्वायर जो 4 जून 89 में हुआ था, चाइना ने मास मैसेकर किया था इस स्क्वायर में, प्रो इंडिपेंडेंस, प्रो डेमोक्रेसी लोगों के अगेंस्ट। वो लोग आज भी नहीं भूले हैं और हर साल विजिल मनाते हैं, इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो वो दूसरी कम्युनिटी है। तीसरी कम्युनिटी है जो चाइना की सक्सेस स्टोरी है, कमर्शियल सक्सेस स्टोरी, उसकी भागीदार बनी। और ये सब लोग, चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है, ये सब लोग $160 पर मंथ से कम कमाने वाले लोग हैं। और उन्होंने, ये लोग जो हैं, कोविड की वजह से जब इनकी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, वो रिस्टोर नहीं हुई हैं। तो ये तीसरी कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट से डिससैटिस्फाइड है, भूखों मर रही है। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, आपने चाइना को बीजिंग ओलंपिक्स देखा, इतना भव्य काम चाइना ने किया, आपने भी बहुत एंजॉय किया, मगर आपको पता नहीं है उसको बनाने में कितनी जबरदस्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी, जो दुनिया में रिपोर्ट नहीं की गई, बिकॉज चाइना का यूएस उस वक्त दोस्त था, तो इसलिए वो रिपोर्टिंग नहीं करी गई। ये 4 कम्युनिटीज, ये जो कहते हैं इंटरनल डिसऑर्डर है, ये इंटरनल डिसोबीडियंस जो है, इनको सिर्फ हवा देने की जरूरत है। इसलिए चाइना बार बोल रहा है इसको अमेरिकन हवा दे रहे हैं। पर मेरे हिसाब से एज ए थिंक टैंक, एज एन एनालाइजर, दीज आर माय पोटेंशियल फॉल्ट लाइंस। इसके अलावा हांगकांग में क्या हो रहा है, वो फॉल्ट लाइन तो है ही है।
उसके अलावा ताइवान में क्या हो रहा है वो फॉल्ट लाइन तो है ही है। तिब्बत में क्या हो रहा है उसकी तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल आपके अपने कंट्री में बैठी है, जिसको आपने एक टाइम के बाद इग्नोर करना शुरू कर दिया था, उनको वापस लाइए। सिनकियांग में उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया जान रही है, आप वहां करिए। तो ये सारी चाइना की फॉल्ट लाइंस हैं, इसको आप एज ए पॉलिटिकल लेवल पे मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी उसको एड्रेस करिए। और जो हमने एक बॉडी बना रखी है जिसको हम चाइना थिंक टैंक बोलते हैं, इसको चेंज करके हम बोलिए चाइना स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कमेटी। एक हाई लेवल कमेटी बनाइए जो चाइना के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स के बारे में रिसर्च करे और उसमें जा करके बताए गवर्नमेंट को कि हमको किस समय पे क्या करना चाहिए। और आज की डेट में जब मोदी जी की सरकार है, मुझे कोई शक नहीं है कि इस वक्त सारे हार्ड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। जो मोदी जी ने हुंकार भरी है लेह में जाकर, वो उसका सबूत है, ना कि प्रीवियस गवर्नमेंट, नाम नहीं मैं लूंगा, जो हमेशा चाइना की अपीजमेंट के पीछे लगे रहे। तो ये एक इंडिया का एक वाइबल रिस्पांस हो सकता है। मेरे ख्याल में मैंने प्रेम जी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, परंतु यदि किसी के कोई सवाल हो अभी पूछ सकते हैं या एंड में, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया और इसलिए सवाल एंड में देख लेंगे सर, एंड में देख लेंगे सवाल। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस से सुनने का, रियली वेरी ग्रेटफुल। और जम्मू ऐसे ऐसे और प्रोग्राम हम प्रेम जी के साथ, जल शर्मा जी के साथ हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय इंद्रेश जी से, जो कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा जम्मू कश्मीर में संघ के प्रचारक के रूप में बिताया। उनकी कंट्रीब्यूशन सारा देश जानता है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लोग तो जानते ही हैं। पहले से ही कई संगठनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे हिमालय परिवार है, सिंधु दर्शन यात्रा करते हैं हर साल लेह में। भारत तिब्बत सहयोग मंच है, जो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, तिब्बत के लोग हैं, उनको तिब्बत वापस कैसे मिले उसमें काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, जो कि पूरे देश में इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के विषयों पे चर्चा करता है और लोगों में अवेयरनेस का काम करता है कि देश को किन चीजों से, देश की रक्षा सुरक्षा के विषय जो है वो सारे लेके उन पे सेमिनार्स, प्रोग्राम्स और अवेयरनेस के कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा भी ये मंच उसी एक चैप्टर है उसी फोरम का जो ये काम करता है। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय इंद्रेश जी से, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार का जो कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम टीचर भवन जम्मू में हुआ था, उसमें माननीय इंद्रेश जी ने 26 जुलाई को एक बात कही थी और 5 अगस्त को वो हमें देखने को मिली तकरीबन एक हफ्ते के बाद, कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वो बड़ा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, भारत के इतिहास में वो 5 अगस्त कैसे रहा, क्या हुआ, वो सारे देश ने और सारी दुनिया ने देखा। तो अब मैं निवेदन करूंगा माननीय इंद्रेश जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें आज के इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर। माननीय इंद्रेश जी। जम्मू कश्मीर फैंस द्वारा आयोजित आज का यह तिरंग सम्मेलन, उसमें मैंने ब्रिगेडियर साहब पंकज दास, आरसी वाजपेयी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी आदि के बातों को सुना और बहुत योग्य ढंग से सभी ने विषय को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम कारगिल विजय दिवस के लिए भारत के लोकप्रिय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार को बधाई देना आवश्यक बनता है। कुछ जीवंत आज भी हैं, कुछ प्रस्थान कर गए, पर उन सब के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस विजय को विजय में बदलने के लिए जिन सैनिकों ने बलिदान दिया और जिन सैनिकों ने संघर्ष किया और जिन अफसरों के नेतृत्व में यह महान पर्व रचा गया, ऐसे बलिदानियों को
और संघर्षरत सैनिकों को, योजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीसरा, जनता ने कुल मिलाकर जो उस समय सेना के साथ कदम से कदम मिलाया, कंधे से कंधा मिलाया और सहयोग किया, वह भी अपने आप में अद्वितीय है। उस समय कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री पर विदेशों से दबाव बना था कि पाकिस्तान के साथ समझौता हो जाए, परंतु अपनी एक एक इंच भूमि खाली करवाना, इस संकल्प के कारण भारत ने उस समझौते को ठुकरा दिया। विदेशी ताकतों ने भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। उसकी परवाह ना करते हुए उस समय के नेतृत्व स्वर्गीय श्री अटल जी ने एनआरआई से अपील की थी, सहयोग की। जितने बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, उससे अधिक भारत के लोग जो विश्व भर में बसे हुए थे, उन्होंने समर्थन देकर दुनिया के आर्थिक प्रतिबंध का भी और ठुकरा दिया था, खिल्ली उड़ाई। उसी समय में कैसे एक सैनिक का सम्मान होना चाहिए, पहली बार विश्व के अंदर इस धारणा को प्रतिष्ठित किया। सैनिक का शव पूर्ण सम्मान के साथ उसके घर द्वार पहुंचेगा और जनता और सरकार और सेना के द्वारा उसको एक बहुत बड़ा अभिनंदन दिया जाएगा। मुझे इतना ध्यान है कि उन दिनों मैं जम्मू कश्मीर में था और इसलिए पहली सहयोग राशि सेना को वहां पर जय करगिल जय भारत कोष जो स्थापित किया गया था, संघ के अधिकारी और जय करगिल जय भारत कोष के पदाधिकारी मिलकर भारत की सेना को पहला 3 लाख का चेक देकर आए थे और यहाँ से प्रारंभ किया था, ताकि देश भर से सेना को, सरकार को वो सहयोग मिलता जाए। जम्मू कश्मीर के उस समय लद्दाख भी साथ में था। कुल मिलाकर कारगिल वार में 28 लोग शहीद हुए थे, जिसमें सर्वाधिक संख्या लद्दाख की थी। और उन सब को पूजनीय सरसंघ चालक जी का सम्मान पत्र घर घर में और 2-2 लाख की राशि इस प्रकार से उनको सम्मानित करते हुए परिवार को समाज की तरफ से देने का काम भी किया गया था। और कैसे लद्दाख के 1900 से अधिक जो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट नौजवान थे, उन्होंने लद्दाख स्काउट के रूप में फौजियों के साथ उनके 50-50, 60-60 किलो वजन को उठाकर कदम से कदम मिलाकर चलकर और फौजियों को सफलता प्रदान करवाने में लद्दाख स्काउट ने जो एक भूमिका निभाई, यह लद्दाख स्काउट बनना, यह जम्मू कश्मीर के भाजपा और संघ के प्रयत्नों से भारत सरकार ने उस समय स्वीकार की थी। और यह एक अद्वितीय प्रकार की सहायता इस लद्दाख स्काउट के द्वारा सेनाओं को देकर जनता ने अपना फर्ज बहुत शानदारी के साथ निभाया था। मैंने इन विषयों को इसलिए स्मरण कर लिया कि इतिहास के अंदर चीजें समय समय पर उभरती रहना अच्छा रहता है। आज हम जिस बात के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं, उसके अंदर से इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपनी आदरांजलि और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक नया उद्घोष कर रहे हैं, जिसके लिए फैंस का मंच चुना गया है।
वह है उद्घोष है, चीन की दरिंदगी से, चीन के अत्याचार से और गुलामी से हिमालय की मुक्ति का शंखनाद। और मुझे ये पूरा विश्वास है फैंस और हिमालय के प्रमुख प्रमुख संगठन और लोग इस बात का मिलकर विचार करेंगे कि यह कितना बड़ा हिमालयन काम का दायित्व आज हमारे कंधों पर आ गया है। सारा भारत और विश्व कारगिल विजय दिवस के रूप में जहां जहां भी भारतीय समाज रह रहा है वहां मना रहा है। चीन को जब मैंने अध्ययन किया था जम्मू कश्मीर हिमाचल में रहते हुए, तो मुझे पिछले 300-400 वर्ष के अंदर समय समय पर जो महापुरुष हुए जिन्होंने वर्तमान का भूतकाल का अध्ययन करके भविष्य के बारे में कुछ विचार किया था, उनकी टिप्पणियां स्मरण होती हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद थे, चाहे वो विपिन चंद्र पाल थे, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट थे, चाहे संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरु जी थे, चाहे आचार्य कृपलानी, भारत रत्न प्राप्त बाबा साहब अम्बेडकर आदि आदि थे, राम मनोहर लोहिया थे, जो भी थे। और उनकी घोषणाएं बड़ी साफ सुथरी थी, चीन एक सोया हुआ अजगर है, धीरे धीरे वो शक्ति पकड़ रहा है। गोल गोल गहरी नीली पीली आंखों वाला चीन चरित्र से अविश्वसनीय है। जिसने विश्वास किया उसने धोखा खाया है। और एक समय ऐसा आएगा, हिमालय जो एशिया के विकास का आधार है, बहुत बड़ा सुरक्षा का दीवार है, वहां से भारत और उसके साथ के अन्य देश ये असुरक्षित होंगे। इतना ही नहीं है, एशिया में एक हाहाकार होगा, विश्व यह और उछला जाएगा। और हो सकता है दुनिया के अधिकांश देशों को अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़े। और भारत को भी उसने पिछले 1000 साल में मुगलों के आक्रमण को, पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश आक्रमण को सहा और उनसे आजादी ली, करोड़ों के बलिदान देकर फिर से उसको अपनी नई आजादी का संग्राम ना करना पड़े। करना पड़ सकता है, ये कहते हुए उन सब ने भारत को, एशिया को और विश्व को चेताया था।